हेलो स्टूडेंट्स, एसएसटी 8th क्लास जिसमें हम चैप्टर रीड कर रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के बारे में आपने बहुत सारी नॉलेज गेन कर ली है। लास्ट जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था वो इसके जो लक्षण है, एक तरह से जो विशेषताएं होती है संविधान की, उनकी दो विशेषताओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। दो विशेषताओं के नाम क्या थे? पहली विशेषता ये थी कि इसमें संघवाद है। संघवाद मतलब इसमें क्या है, इसमें जो सरकार है उसका बंटवारा किया गया है। संघवाद में, संघवाद का मतलब क्या है कि देश में जो सरकार है वो कितने स्तर की होगी, वो संघवाद बतलाता है। ठीक है, हमारे देश में 3 स्तर की सरकार है। तो और 3 स्तर में कौन कौन सी सरकार है आप जानते ही हो। केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और फिर आती है हमारी पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था जो है ये सरकार का तीसरा जो है, सरकार का तीसरा रूप होता है और इसको स्थानीय सरकार भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हमने पढ़ा संसदीय शासन पद्धति कि कैसे इसमें शासन पद्धति कैसे होती है। इसमें हमने ये पढ़ा कि जो वोट डालने का अधिकार है वो सभी लोगों को है। अब संसदीय शासन पद्धति में क्या होता है, जो भी प्रतिनिधि होते हैं अलग अलग जगहों से, उनको लोग अपने हिसाब से चुनते हैं। ठीक है, वोट डालकर, और वोट डालने का जो अधिकार है वो सबको बराबर मिला हुआ है, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। और जब हम वोट डाल के किसी को चुनते हैं तो फिर उसकी जवाबदेही भी हमने इसमें पढ़ी कि ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो भी काम करेगा, अगर जनता को लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है, जनता उससे सवाल पूछना चाहती है, तो इसकी ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि वो उसको बताए, उसके सामने आए, लोग जनता के सामने आकर उनका अच्छे से जवाब दे। ठीक है, ये नहीं कि इधर उधर छुपते फिरें। और ऐसा एक करंट मुद्दा आजकल हम देख भी रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर। कई जगह हमें ऐसे लगता है कि हाँ जवाबदेही अच्छे से नहीं हो रही है जवाबदेही, लेकिन इतनी अच्छे से नहीं हो रही। बिल्कुल जो क्लियर होनी चाहिए उसमें गड़बड़ आ रही है कहीं ना कहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का, शक्तियों का बंटवारा। यह शक्ति का मतलब क्या है? देखिए, जो सरकार होती है, अब सरकार जो है संविधान के अनुसार, अब रीडिंग के हिसाब से हम इसको समझेंगे। पहले संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, अंडरलाइन कर लीजिए, सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के रूप जो हमने वो पढ़े थे प्रकार, वो अलग बात है। सरकार 3 स्तर की होती है, लेकिन अंग अलग बात है बेटा। अंग यानी कि जो सरकार चलेगी उसके 3 ये पार्ट हैं, इनके बिना सरकार नहीं चल पाती। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, एक तो विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। सबसे पहले देखिए विधायिका। विधायिका, आप देखो विधायिका जब वर्ड पढ़ते हो तो आपको विधायक शब्द सुनने में आता होगा, समझ में आता होगा कि विधायक, और विधायक कौन होते हैं? जिनको हम इलेक्शन के द्वारा चुनते हैं। तो वही बात है, विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, मतलब हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, नेता। कार्यपालिका, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं, मतलब कार्यपालिका। अब देखो, जो हम विधायक चुनते हैं वो सारे लोग क्या करते हैं, मिलके कानून वगैरह बनाते हैं, और फिर वही कानून वगैरह जब तैयार हो जाते हैं फिर उनको लागू किया जाता है। तो उनकी देख रेख और उनको किस तरह से चलाना है शासन, ये सारा काम किसका होता है? कार्यपालिका का। फिर उसके बाद आता है न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। जो हमारे कोर्ट आते हैं, कोर्ट वाला जो सिस्टम है वो सारा न्यायपालिका के अंदर आता है, जिसके बारे में आप इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। मीन्स आगे जाकर हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है, मतलब कानून बनाए गए हैं कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। मतलब ये है, देखो विधायिका का जो काम है, विधायिका के जो पास जो पावर है, अधिकार हैं, वो अलग हैं। न्यायपालिका के पास अपने अधिकार हैं और कार्यपालिका के पास भी अपने अधिकार है। एक खास बात बताता हूँ, जो न्यायपालिका होती है वो इन दोनों पे नज़र रखती है, और न्यायपालिका एक ऐसा अंग है जो स्वतंत्र होता है, बिल्कुल स्वतंत्र, जो किसी के अंडर में नहीं हो सकता, किसी सरकार के दबाव में नहीं रहता। ये आगे, शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर रोक भी लगाने की कोशिश रखता है। इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। ये नहीं कि कोई गड़बड़ होगी, तीनों में बैलेंस बना रहता है। आगे अगला है मौलिक अधिकार। ये संविधान के हम जो लक्षण या विशेषताएं कर रहे हैं उनकी बात है। चौथा है मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार के बारे में देखिए क्या कहता है। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है। अंडरलाइन कर लीजिए ये वर्ड, मौलिक अधिकार वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है। मतलब जब ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब ये बनाया था तो उसमें मौलिक अधिकारों के बारे में उन्होंने भी यही कहा था कि अगर संविधान में से मौलिक अधिकार निकाल लिए गए तो
इसमें कोई जान नहीं बचेगी, अंतरात्मा है, मतलब इसी के ऊपर सारा ये बेस है। आगे, औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। मतलब जो राज्य थे उसके बारे में, उनके बारे में शक पैदा कर दिया था अंग्रेजी शासन ने। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए, कि भी कुछ ऐसे भी अधिकार होने चाहिए कि अगर सरकार कुछ गलत करने लगे तो हम उसके खिलाफ जा सके। ये सारी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। आगे, लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। मनमाना मतलब सरकार अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, अब ये मौलिक अधिकार हमारे अधिकार हैं, लोगों के अधिकार, जनता के अधिकार, जिससे हम सुरक्षित रहते हैं। आगे, और उनके ऊपर अंकुश भी लगाती है। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसका मतलब जो संविधान है वो क्या करता है, वो संविधान जो है राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक बीच में आया था, वो हमें पहले क्लियर कर लेना चाहिए शायद। देखिए, इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया। इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे बहुत बार राज्य शब्द पढ़ा जाएगा। इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। मतलब यहाँ पर जो राज्य शब्द है उसका मतलब क्या है, राज्य की सरकार से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। मतलब इस चैप्टर में जहाँ भी राज्य का मतलब ये नहीं कि राज्य में सरकार नहीं, यहाँ राज्य शब्द जो है वो अलग तरीके से है और सरकार एक अलग अर्थ शब्द है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनाव के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब वहाँ पर जो लोग रहते हैं, संप्रभु मतलब जो स्वतंत्र लोग हैं वहाँ के, उन सभी का प्रतिनिधित्व करता है कौन, राज्य। अब वहाँ की जो सरकार है वो बदल भी सकती है और सेम भी रह सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन राज्य वही रहता है। आगे, इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है। सरकार जो है वो राज्य का हिस्सा होती है, ठीक है, न कि सरकार का एक हिस्सा राज्य है। राज्य कभी भी सरकार का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, आगे, राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है, उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मतलब जो राज्य शब्द है वो सरकार शब्द से बहुत बहुत बड़ा है। हम उनको एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, या फिर ये कह सकते हैं कि सरकार की जगह पे राज्य शब्द यूज़ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जो है मौलिक अधिकार, ये हमने कुछ पढ़ लिया। अब आपको शायद राज्य शब्द जहाँ भी यूज़ होता होगा वो समझ में आ रहा होगा। आगे, विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते हैं। अल्पसंख्यक कौन होता है बेटा, जिनकी तादाद, जिनकी संख्या एक जगह पर कम हो और दूसरे वर्ग की संख्या ज़्यादा हो, तो वो जो होते हैं वो होते हैं अल्पसंख्यक। संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। मतलब वो चाहते हैं कि उनके अधिकारों की रक्षा करने वाले भी कुछ ऐसी चीज़ें संविधान में होनी चाहिए। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनका दोहरा उद्देश्य है। उन्होंने कहा था कि इनका डबल एम है, मतलब दोहरा लक्ष्य है। अब लक्ष्य कैसे, पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर सत्ता और राज्य और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया। अब इन दोनों चीज़ों को समझो। पहला क्या कहा गया है, पहले में कहा गया है कि पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। मतलब जो हमारे अधिकार हैं, अगर हमें लगता है कि हमारे अधिकारों में, हमारे मौलिक अधिकारों में कहीं छेड़खानी हो रही है, सरकार कहीं गड़बड़ कर रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, हम आवाज़ उठा सकते हैं कि भाई ये जो तुमने सरकार में कानून वो कर दिया, ये क्या है, ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। मतलब हम दावा कर सकते हैं। पहला अधिकार तो हमें क्या मिला, सभी जनता को दावा करने का अधिकार अपने अधिकारों के पक्ष में।
उसके बाद दूसरा है कि ये अधिकार, अब जब हम लोगों को मौलिक अधिकार मिल गया तो जो सरकार है वो एक तरह से बंध चुकी है, वो बंध गई है कि कोई भी जब वो कानून बनाएगी तो वो उसको ध्यान में रखेगी, अच्छे से चेकिंग करेगी कहीं भाई ऐसा है कोई फैक्ट ना आ गया हो जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों का नुकसान हो जाए। डर के रहेगी सरकार, मतलब एक दबाव रहेगा उसके ऊपर कि कभी भी ऐसा कानून ना बनाए जिससे लोगों के अधिकारों का हनन हो। तो ये दो उद्देश्य हो गए। आगे, मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। नीति निर्देशक तत्व क्या है देखिए, संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। अब देखो, निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ये हम तब समझ पाएंगे, इनके आंसर तब दे पाएंगे जब हमें ये मौलिक अधिकार याद होंगे। अभी एक बार आगे देखते हैं इसमें कुछ रीडिंग का रहता है क्या, फिर उसके बाद हम मौलिक अधिकार करेंगे। लास्ट टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता। अब धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि धर्मनिरपेक्षता, हमारा जो देश है बेटा वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मतलब हमारा देश जो है विशेष रूप से किसी भी एक धर्म को ये नहीं कह सकता कि ये हमारे देश का राष्ट्र धर्म है। आजकल जो है हमारे आसपास सोसाइटी में या तबकों में कई बार सुनने को मिलता है कि ये धर्म जो है ये धर्म राष्ट्र धर्म है, ये धर्म नहीं है भारत का, ये धर्म है ही नहीं वो है। तो भारत राज्य जो है वो किसी भी धर्म का ना तो विरोध करता है ना किसी का पक्षधर है, मतलब सभी धर्म उसके सामने बराबर हैं। लेकिन भारत राज्य ये नहीं कहेगा कि ये एक धर्म जो है मेरे देश का धर्म है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को समझना है बेटा। आगे, अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। अब ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर जो तैयार किए गए ना, मौलिक अधिकार, ठीक है, सत्ता की साझेदारी मतलब संघवाद, और ये जो धर्मनिरपेक्षता है, ये कोई एकदम से नहीं बने थे। लोगों ने इतने जो पिछली हिस्ट्री थी ना, जब संविधान सभा ने ये सारा काम कर रही थी, उन्होंने पिछली ऑब्जर्वेशन के ऊपर बनाया था। ठीक है, हम हमेशा इतिहास के ऊपर झगड़ा करते रहते हैं कि गांधी जी बुरे थे, जवाहरलाल नेहरू बुरे थे, वो अच्छे थे, ये वो था। हम इन झगड़ों की बजाय हमें क्या करना चाहिए, हमें हर तरीके के हर तबके से सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि भाई चलो मान लेते हैं, चलो गांधी जी से गलतियां हुई बहुत सारी, लेकिन आज के समय में भी आपस में उन गलतियों पे झगड़ा करते रहते हैं। अगर हो गई तो झगड़े करने की बजाय क्या करना चाहिए, होना ये चाहिए कि उससे सबक लेके हमें क्या करना चाहिए, आगे की चीज़ों को सुधारना चाहिए। लेकिन नहीं, हम उनके ऊपर इतना बुरा हाल हो जाता है कई बार इतनी ज़्यादा मतलब लोगों में झगड़े हो जाते हैं, मार पिटाई हो जाती है, सिर्फ इन इतिहास के पुराने मुद्दों की वजह से। वो इतिहास के पुराने मुद्दे हैं, आप उनको पढ़ो, अच्छी बात है, उनको समझो और अपने विचारधारा बनाओ। ये हमारी हमें इस चीज़ के लिए स्वतंत्रता मिली है। लेकिन उसके ऊपर आज झगड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है बेटा। आज हमें क्या करना है, उन सभी से सबक लेके आगे की चीज़ों को सुधारना है। अब ये संविधान बनाने का तरीका भी सेम ऐसे ही था। उन्होंने पीछे वाले जो इतिहास था उन सब चीज़ों से सबक लिया, सारी चीज़ें महसूस की कि यहाँ पे गड़बड़ थी, यहाँ पे गड़बड़ थी, उस गड़बड़ को कैसे सुधारा जाए। ये इतने सारे लोग जो सभा के थे ना, ये यूं ही नहीं बैठते थे। ठीक है, हर रोज़ पता नहीं कितने पेपर पे मतलब सबके सजेशन सुझाव लिखे जाते थे और वो मतलब फेल हो जाते थे। हर रोज़ कई दिनों तक मतलब ऐसे ही चलता रहता था। बड़े सोच समझ के इतिहास के मतलब कड़वे अच्छे सभी तरह के अनुभवों को निचोड़ करके संविधान बनाया गया है और उसके साथ साथ फ्यूचर का भी ध्यान रखा गया है। ठीक है, तो ये हम नहीं कह सकते कि इतिहास से हम सिर्फ कमियां ही लाएं, नहीं, हमें सबक लेना चाहिए हिस्ट्री से और उस सबक को लड़ाई झगड़े में बदल के आगे की स्थिति को सुधारने में लगाना चाहिए। इस चीज़ का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है संविधान का निर्माण। हमारे संविधान का निर्माण इसी तहत किया गया है। आगे, संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। मतलब संविधान ही वो चीज़ है जो लोगों की जितनी भी मंशाएं हैं,
ठीक है, सरकार के प्रति जो भी सिस्टम है, सिस्टम के प्रति, तो वो सारी अपने देश के प्रति वो सारी ये यहाँ से पूरी हो सकती हैं। आगे, जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों में संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। ठीक है, हम नेपाल में यह देख चुके हैं, वहाँ लोकतंत्र बनाने की ज़रूरत के साथ ही एक नए संविधान की ज़रूरत भी पैदा हो गई थी। ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है वे कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है, लेकिन अभी आप इस बारे में ज़्यादा फिक्र न करें, मतलब ज़्यादा डीप, मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चैप्टर के बारे में या इन चीज़ों के बारे में। हल्का हल्का इंट्रोडक्शन है, 9th क्लास में जाओगे तब आपको सिविक्स के ही अंदर सेकंड चैप्टर के उसमें मिलेगा। ठीक है, तब फिर आपको वहाँ पे चैप्टर ये मिलेगा और वहाँ पर आपको और ज़्यादा डिटेल और चीज़ें इस चैप्टर से समझने को मिलेंगी। आगे, इस पुस्तक के बाकी अध्यायों में और अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे, ठोस रूप से इनका अर्थ जान पाएंगे बड़े अच्छे से। आगे ये देखिए संविधान सभा की उपरोक्त तस्वीरों में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान के प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। प्रति मतलब जो उसकी वो बनी हुई थी, मतलब जो कॉपी बनी हुई थी, ठीक है, उसके ऊपर सबने साइन किए थे। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे निचले चित्र में दाएं से बाएं क्रम में ये लोग दिखाई दे रहे हैं। जय रामदास दौलत राम खाद्य एवं कृषि मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, डॉक्टर जॉन मथाई वित्त मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस समय हमारे वित्त मंत्री होते थे। ठीक है, जय रामदास दौलत राम कौन होते थे? खाद्य मंत्री होते थे। राजकुमारी अमृत कौर कौन होती थी? स्वास्थ्य मंत्री होती थी। सरदार वल्लभ भाई उप प्रधानमंत्री, और तथा उनके पीछे श्री जगजीवन राम श्रम मंत्री खड़े हैं। तो ये सारे लोग हम अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया चैप्टर का रीडिंग का पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं वापस हमारे मौलिक अधिकारों पर, जिनको हमने एक्सप्लेन अभी नहीं किया था। चलिए अब इनकी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार, यहाँ पर कुछ ही अधिकार जो दिए गए हैं। पहला अधिकार जो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार देखो 7th में भी आप सिविक्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है वहाँ की चीज़ें अब आपको अच्छे से ध्यान ना हो। तो समानता का अधिकार क्या है? समानता का अधिकार मैं सीधा सा मोटे रूप से आपको बताऊंगा, इसकी रीडिंग आप खुद कर लेना। समानता का अधिकार क्या कहता है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति सभी व्यक्ति जो हैं कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। कानून के सामने चाहे कोई आदमी हो चाहे औरत हो, मतलब लिंग के आधार पे, उसके बाद धर्म के आधार पे, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो भाई, ठीक है, सभी प्रकार से हम लोग समान हैं। उसके अलावा हमें हर जगह जाने का अधिकार है, सार्वजनिक स्थान पर जाने का अधिकार है। सार्वजनिक स्थान जैसे हम किसी भी होटल में जा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी व्यक्ति किसी होटल में जा सकता है, बस स्टैंड पे खड़ा हो सकता है। अब ये सारी चीज़ें कैसे बनी है, इस चीज़ को आप समझो। क्यों बनी है? क्योंकि पुराने समय में क्या होता था, वो एक बहुत सारे लोगों के साथ वो जो ऊंची नीची जाति वाला सिस्टम था ना, उसकी वजह से जो नीची जाति का लोग जिनको कहा जाता था, उन लोगों को धार्मिक स्थलों में नहीं जाने दिया जाता था, सार्वजनिक स्थल, कुएं पर पानी नहीं भरने दिया जाता था। उस चीज़ को महसूस किया था हमारे संविधान सभा के निर्माताओं ने, ठीक है, संविधान निर्माताओं ने। तो उस कमी को दूर करने के लिए ये चीज़ बनाएगी कि तुम्हें सब पूरे देश के सभी नागरिक हर तरीके से समान है। तुम कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में रह सकते हो, तुम्हारे साथ समानता का भाव किया जाएगा, कहीं पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। आगे, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब कि हमारे देश में आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब आपके जो विचार हैं आप देश के सामने रख सकते हो। भाषण की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाना, मान लो आप कोई संगठन बनाना चाहते हो, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, देश हित में होना चाहिए, देश की भलाई के लिए आप संगठन बना सकते हो। ऐसा ना हो ऐसा संगठन जो देश को तोड़ने का काम करे, देश में एक तरह से फसाद खड़ा कर दे, ऐसा संगठन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसकी स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन वैसे स्वतंत्रता है आपको संगठन बनाने की। आप देश के किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, शहर में, किसी भी हिस्से में जाकर कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी मतलब व्यवसाय शुरू कर सकते हो, खुद रह भी सकते हो कहीं पर भी, ठीक है। तो ये भी हमें अधिकार है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या कहा गया है कि आपसे कोई भी जबरदस्ती मजदूरी नहीं करवा सकता, ठीक है। बेगारी खत्म कर दी, मतलब बिना तनख्वाह के
दूसरी बात, बाल मजदूरी को भी इसमें क्या किया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी नहीं करवाई जाएगी। ठीक है, तो या दूसरी बात इसके अंदर एक और आती है कि आपका कहीं पर शोषण हो रहा है, आपको लग रहा है मैं यहाँ काम करता हूँ लेकिन मेरा शोषण हो रहा है, तो उससे आपका बचाव है, ये आपका मौलिक अधिकार है। आपको लगता है कि शोषण हो रहा है तो आप उसका विरोध कर सकते हो, आवाज उठा सकते हो। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के प्रत्येक नागरिक को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वो किसी भी धर्म को मान सकता है। मान लो आप किसी भी धर्म को मानते थे लेकिन अब आपका मन कर रहा है कि मैं इस धर्म में जाना चाहता हूँ, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मान सकते हो, आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हो, लेकिन एक चीज याद रखो, जब आप अपने धर्म का प्रचार करते हो, अपने धर्म को फैलाते हो, तो अपने धर्म की अगर अच्छाइयां गिना रहे हो ना, अपने धर्म के अच्छी बातें लोगों के सामने फैला रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए। यही एक अच्छा धार्मिक व्यक्ति होता है। धार्मिक व्यक्ति वो होता है बेटा जो जो धर्म के अंदर रहकर अपने धर्म को बढ़ाए और दूसरे धर्म का बुरा ना चाहे। ठीक है, समाज में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं कि ये धर्म बुरा है, ये धर्म में ये कमियां, वो नहीं हमें देखनी, हमें देखना है उसमें अच्छाइयाँ क्या क्या हैं। हर धर्म अच्छाइयों से भरा है, हमें अच्छी चीज़ें नोट करनी है। आगे नेक्स्ट है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। मतलब संविधान में ये कहा गया कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। मतलब कोई भी अल्पसंख्यक है किसी तरह से भी, ठीक है, और उनको लगता है कि भाई हमारी संख्या कम है और हमारी जो संस्कृति है ना वो कम होती जा रही है, क्यों ना हम ऐसा संगठन बनाए या ऐसा कोई काम करें जिससे हमारी इस संस्कृति का प्रचार हो। तो उनको स्वतंत्रता है अपनी संस्कृति को प्रचार करने की, अपनी शिक्षाओं को का प्रचार करने की। उसके बाद आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। आप देखते होंगे बहुत बार अगर आपको ऐसा लगे कि भाई मेरे जितने भी ऊपर मौलिक अधिकार मिले हैं वो अधिकार मुझे नहीं मिल रहे, मैं उनमें से किसी में दिक्कत आ रही है या राज्य ने गड़बड़ कर दी है कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम संवैधानिक रूप का उपचार का अधिकार का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर हमारी सुनवाई होगी और उस अधिकार के ऊपर बातचीत होगी। ठीक है, तो ये था बेटा चैप्टर जो आज कंप्लीट होगा। अब आप इन क्वेश्चन को करके देखिए, आपको सारे ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और सब बता पाओगे कौन से अधिकार है। उसके अलावा इस चैप्टर में हाँ जो तस्वीरें हैं, तस्वीरों के साथ जितने भी तस्वीरें हैं इसमें चित्र दिए गए हैं बेटा वो जरूर रीड करना, उनके नीचे बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं और नॉलेज की बातें हैं। एक खास बात, इस लास्ट जो ये चित्र है ना इनसे संविधान, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया उसके पीछे की स्टोरी ये थी कि हमारे देश में जब अंग्रेज़ों का राज था तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और बहुत सारे नेताओं ने मिलकर एक अधिवेशन हुआ था, तो उस कांग्रेस के उस अधिवेशन में ये प्रण लिया था कि अब हम पूर्ण स्वराज के लिए हर 26 जनवरी को क्या मनाएंगे? एक स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू करेंगे। तो तभी से उस खास दिन को अच्छा बनाने के लिए, उसी खास को और ख़ास बनाने के लिए ये संविधान इस दिन लागू किया गया था। अदरवाइज़ जो संविधान था वो हमारा बन के पहले ही तैयार हो चुका था। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आपको किसी तरह का इसमें कोई डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हो कमेंट वगैरह करके। थैंक यू, हैव अ गुड डे।